रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं आज का लेक्चर, बाद में देख लेना। चलो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 1956 को। जब हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो इस एक्ट को आइसोलेशन में नहीं किया पढ़ा जा सकता। इसके साथ हम लोग 2-3 एक्ट का बार बार रेफरेंस लिया करेंगे। ठीक है, कौन एक्ट है? एक एक्ट है आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट कब का है? इंडियन सक्सेशन एक्ट का 1925 का है। इस एक्ट के आने के पहले का ये एक्ट है। इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन काम करता है। इंडियन पीपल जो है सब पे ये लागू हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हिंदू मुस्लिम से शादी कर लेता है तो वो किस मैरिज एक्ट के अनुसार करेगा शादी? स्पेशल मैरिज एक्ट। और उनका जब प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा, बंटवारा होगा, कभी सक्सेशन देखा जाएगा तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू देखा। साथ ही साथ हम लोग को दूसरा चीज देखना है, एक्ट नंबर 39 ऑफ 2005। ये एक्ट नंबर 39 ऑफ 2005 क्या? ये एक्ट नंबर 39 2005 है जब फीमेल को कोपाशनरी प्रॉपर्टी में राइट दे दिया गया था। तो इसी एक्ट के थ्रू दिया गया था। दोनों को हम लोग साथ में देखते रहना है। ठीक है, अब आइए मेन टॉपिक। ठीक है, प्रॉपर्टी, अगर कोई आदमी, ठीक है, सक्सेशन हो रहा है किसी आदमी का, कोई आदमी मर गया, ठीक है, ये मर गया तो इसका प्रॉपर्टी दो तरीका से बांटा जा सकता है। या तो उसने कोई टेस्टामेंट बना के गया हो, ठीक है, टेस्टामेंट्री बना के गया हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई विल करके गया हो तो विल में जो बातें लिखी गई हैं उसके हिसाब से बांटेगा। दूसरा चीज कि अगर उसने बिना विल करके मर गया हो तो उसका इंटेस्टेड प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू करती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा? प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन उसके मरने के बाद दो तरीका से हो सकता है। या तो उसने कोई विल बना के गया हो तो उसके थ्रू जो सक्सेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अगर उसने विल बना के नहीं गया तो उसके थ्रू सक्सेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस, सक्सेशन थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है, इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्ट नंबर 30 ऑफ 1956। ये मालूम है एक्ट नंबर 30 ऑफ 1956 किसको कहते हैं? जिसको नहीं मालूम है पूछ लेना। उसके बाद आगे कह रहा है कि ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। यहाँ पर एक डेट दी हुई है, 17 जून 1956। ठीक है, इस दिन को इसको एसेंट मिला। किसका एसेंट मिला बताइए जरा। ठीक है, आजादी के बाद है तो प्रेसिडेंट का मिलेगा, आजादी के पहले रहता तो गवर्नर जनरल का मिलता। इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब से माना जाए? ये डेट ऑफ एसेंट होता है यहाँ जो लिखा रहता है। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब से माना जाए? नहीं लिखा हुआ है कहीं। हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे इसका और जनरल क्लॉजेज एक्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो 1897 का है। इसके सेक्शन 5 में आएंगे तो 5 बताता है कि कब से कोई एक्ट ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट है और ये एक्सप्रेसली नहीं बताया गया है कि किस दिन से वो ऑपरेशन में आएगा, ठीक है, तो अगर वो आजादी से पहले का है तो उसमें गवर्नर जनरल जिस दिन से एसेंट दिए होंगे उस दिन से ये ऑपरेशन में आएगा। ये 5 का 1 का ए में ये बात लिखा हुआ है जनरल क्लॉजेज एक्ट में।
और 5 के 1 के बी में लिखा हुआ है कि आजादी के बाद का है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करेगी, तो प्रेसिडेंट जिस दिन से इसे देंगे उस दिन से ये एक्ट इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर 5 के साथ 2 ओमिटेड है यहाँ और थर्ड है। थर्ड ये बात की घोषणा कर रही है कि जिस दिन एसेंट मिला है उस दिन के पहला दिन, उस दिन से पहला दिन जिस दिन समाप्त हुआ वो एग्जैक्ट टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट माना जाएगा। कहने का मतलब ये एक्ट किस दिन को साइन किया गया प्रेसिडेंट साहब के द्वारा? ये एक्ट किया गया है 17 जून 1956 को। तो 16 जून कब खत्म हुआ? 16 जून रात 12 बजे खत्म हुआ। तो 12 बजे के बाद 17 जून स्टार्ट हो गया, तो ये जो टाइम आया 12 बजे के बाद का, उस टाइम से इसको माना जाएगा कि ये एक्ट लागू हो गया। ठीक है, कब लागू हुआ है कुछ में कोई डाउट है? जो भी एक्ट हम लोग देखते हैं उसमें उसका देख लेते हैं कि बर्ड आई व्यू क्या है, मतलब एक्ट में किन बातों को दिया गया है। पहला जो इसमें चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 से 4 तक आएगा। दूसरा है उसका इंटरस्टेट सक्सेशन जो 5 से 29 में आएगा। उसमें भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जनरल है जो 5 से 17 में आएगा, बेड एक्ट में दिया हुआ है। दूसरा है जनरल प्रोविजन जो 18 से 28 आएगा। और लास्ट है आपका ई चेस्ट। ठीक है, ये आपका 29 में आएगा। चैप्टर 3 में टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में बात किया। चैप्टर 4 जो है वो आपका बात करता है रिपील के बारे में। तो इस एक्ट में टोटल सेक्शन कितने होंगे देख के बताओ। ठीक है, 31 बोलेंगे, 30 नहीं बोलेंगे। लास्ट सेक्शन रिपील हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया, रिपील को भी काउंट करते हैं। और इसमें जब एक्ट खत्म होगा तो उसके साथ एक तो शेड्यूल भी है। ठीक है, एक शेड्यूल है जिसमें लिस्ट दिया हुआ है क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर के बारे में। ठीक है, लिस्ट को भी हम लोग को देखना है, देखेंगे आराम से। इतना चीज इस एक्ट में हम लोग को पढ़ना है। प्रियम्बल देखो इसका क्या कह रहा है। प्रियम्बल कह रहा है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई। अमेंड वर्ड क्या होता है और कोडिफाई वर्ड क्या होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, बहुत बार बता चुके हैं। अमेंड क्या होता है और कोडिफाई क्या होता है? ठीक है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन अमॉन्ग हिंदूज। क्या मतलब निकल रहा है? हम लोग ये एक्ट बनाए अमेंड करने के लिए और कोडिफाई करने के लिए। कोडिफाई मतलब होता है कि उस एक्ट के आने से पहले जितने भी इस चीज से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो अलग अलग बिखरे थे, हमने सबको एक जगह कलेक्ट किया और एक जगह कंपाइल किए। जब कंपाइल किए तो इस एक्ट के आने के बाद पहले जितने लॉ थे वो सब खत्म हो गए और अब यही लॉ चले। अमेंड मतलब हमने कुछ और लॉ बना रखा है, उसमें कुछ फेरबदल करना है। ठीक है, तो अमेंड करने के लिए और कोडिफाई करने के लिए किसके बारे में? इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में। इंटरस्टेट सक्सेशन बिना वसीयत किए हुए जो मर गया है उसके सक्सेशन के बारे में। और ये लॉ जो है वो किस पे लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ हिंदू पे लागू होगा। ठीक है, जरा सा 1 मिनट के लिए सेक्शन 30 निकालो और देखो उसका हेडिंग क्या कर रहा है। मेरे में हेडिंग नहीं दिया यार। टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ठीक है, अभी हम क्या बताइए यार किस पे लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस जिनका बड़ा उनके बारे में बात हो रहा है। लेकिन ये जो है एक सेक्शन जो है वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में भी कुछ बात बोल रहा है। ठीक है, क्या बात बोला हम लोग देखते हैं। क्या बात बोला, पहले आ जाओ वापस। खाली हम ही बता दिए कि वहां पर एक टेस्टामेंट्री सक्सेशन भी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें खाली इनहेरिटेंस के बारे में भी है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में। अब आओ सेक्शन 1 पे। ठीक है,
फॉर टाइटल एंड एक्सटेंट क्या कर रहा है, इस एक्ट को आप चाहें मे बी कॉल्ड है, तो चाहे तो आप कह सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, और ना चाहे तो यहाँ पे दूसरा नाम है एक्ट नंबर 30 ऑफ 1956। दोनों में से कुछ अपने मन से कह लीजिए। और ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड करेगा, तो कहता है होल ऑफ इंडिया पे, ठीक। और यहाँ पर द एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब अस्तित्व में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो जाएगा ना, कहाँ से लागू हो जाएगा, सुनो। एक्ट आया है आपका मोदी सरकार के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। इस एक्ट को 5 अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। लास्ट टाइम बता रहे हम नहीं बताएंगे। 9 अगस्त को इसको एसेंट मिल गया और लास्टली जाके 31 अक्टूबर 2019 को ये इन्फोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इफेक्ट अलग अलग है, ठीक है। इसके इसमें सेक्शन है, वहां पर एक शेड्यूल है, शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कहाँ पर ये लागू होगा और कौन कौन एक्ट इसके अंदर आएगा, उसमें ये भी लिखा हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो अब जो यहाँ पर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है वो अब खत्म कर देने लायक है, बाय द वर्च्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक है। थोड़ा सा इस एक्ट का बैकग्राउंड छूट गया, करवाते हैं। ये एक्ट कहाँ लाई करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, कंकरेंट लिस्ट में। 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट है। थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का एंट्री देखेंगे, नंबरिंग होता है 1 2 3 4, एंट्री 5 पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक्ट है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट होने से क्या हो गया कि इस एक्ट में जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों अपने हिसाब से फेरबदल कर सकती है, ठीक है। और अगर दोनों में इनकंसिस्टेंसी हो गया तो क्या होगा, कहाँ लिखा हुआ है ये बात, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल बताइए, आर्टिकल बताइए। 367 में 367 कहता है कि अगर कोई एक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है और दोनों में इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, तो उस केस में आपका सेंट्रल के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो प्रिवेल करेगा। उसके बाद उसी के सेकंड क्लॉज में ये बात कहती है कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बनाई है और स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुआ लॉ को प्रेसिडेंट साहब ने एसेंट देने के लिए अपने पास रिजर्व कर रखा है, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल कर जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया वो लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। दो यहाँ पर आर्टिकल में सब आर्टिकल है, पहला आर्टिकल बहुत इजी था, सेकंड आर्टिकल पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो एक कंडीशन, एक एक्सेप्शन है कि इनकंसिस्टेंसी हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ प्रिवेल कर जा रहा है ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। कब कर जाता है, जब प्रेसिडेंट साहब अपने पास एसेंट के लिए इसको रखते रहते हैं, रिजर्व किए रहते हैं, तब। चलिए इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में है, इतना बात समझ में आ गया। चलो सेक्शन 2 में देखिए एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, बहुत बार बता चुके हैं। एक चीज और यहाँ रह जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट द होल ऑफ इंडिया। एक आदमी है,
जो थाईलैंड गया, अच्छा नेपाल गया, छोड़ो, थाईलैंड क्या करने जाएगा, नेपाल गया, नेपाल गया हुआ, नेपाल में जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, रोक है उसको प्रॉपर्टी खरीदने में, गया और इमोहल प्रॉपर्टी खरीदा और मोहल प्रॉपर्टी खरीदा। इंडिया में उसका इमोहल प्रॉपर्टी है, मोहल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेपाल में भी उसका इमोहल प्रॉपर्टी है और ई मोहल प्रॉपर्टी है। तो जब इंडिया वाला प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगा, बटेगा, तो उस पे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगा दिया जाएगा, और यहाँ नेपाल वाला प्रॉपर्टी है उस पे भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लगा देगा। तो वहां का इमोहल प्रॉपर्टी, वहां पे जमीन कैसे बिक रहा है, क्या बिक रहा है, क्या लॉ है, क्या नहीं लॉ है, वो सब जाएगा बाहर में। इंग्लैंड में क्या सिस्टम है क्या नहीं, हम इंग्लैंड में इमोहल प्रॉपर्टी खरीद लिए, और वहाँ का जो प्रॉपर्टी है वो सब जैसे हम इंडियन लोग काम करते हैं वैसे करेंगे, फिर इंडियन आदमी को बेच देंगे, फिर रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा नहीं, जो मर्जी वो करेंगे। नहीं, देखिए, इसीलिए रोके हैं। अगर ई मोहल प्रॉपर्टी है उसका फॉरेन में, इंडियन टेरिटरी से बाहर, ई मोहल प्रॉपर्टी के केस में जहां का प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां का लॉ लागू होगा। मोहल प्रॉपर्टी के साथ बात यह है कि मोहल प्रॉपर्टी तो चल है, जहां मन वहां लेके जा सकते हैं, इसीलिए उस पे मोहल प्रॉपर्टी कंसिंग में हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाएगा। लेकिन ई मोहल प्रॉपर्टी में वहीं का लॉ लगेगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। आपका सेक्शन 16 है ना सीपीसी में, कहता है कि सूट कहाँ दायर करें, तो कहता है उसी कोर्ट में दायर करें जहां पर ई मोहल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसी टाइप का ये भी। चलिए, कितना बात समझ में आ गया। सेक्शन सेकंड जो है, बता देते शॉर्ट पे। सेक्शन सेकंड जो है वो ये बात डिक्लेयर करता है कि ये एक्ट किससे किससे एप्लीकेबल है। ये नहीं बता रहा है कि कौन हिंदू है, हिंदू को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन है हिंदू। सेक्शन सेकंड सिर्फ ये बात बता रहा है कि एक्ट किन किन लोगों पे लागू होगी, ठीक है। तो पहला बोल रहा है, ये बहुत बार डिटेल में हम लोग डील किए हैं इसलिए इसको शॉर्ट में ही निकाल रहे हैं, कि कोई पर्सन है जो कि हिंदू है बाय रिलीजन में, या हिंदू के फॉर्म से ही उसका कोई रिलीजन डेवलप हुआ है, जैसे वीर शैव, लिंगायत, फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज, ठीक है। जो सिख भगवान को पूजते हैं वो वीर शैव हो गया, जो शिव भगवान के आकार को पूजते हैं वो लिंगायत हो गया, ठीक है। डिटेल में बात हो चुका है। कह रहा दूसरा जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो भी पे भी लागू हो जाएगा। कोई आदमी है जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जूई है, उसको छोड़ा के सब पे लागू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि कोई चाइल्ड है, इलिजिटिमेट है, लिजिटिमेट है, उससे मतलब नहीं है। अगर उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो बुद्धिस्ट है, हिंदू है, जैन है, सिख है, तो इस केस में उस पर यही एक्ट लागू होगा। दूसरा कह रहा है कि चाइल्ड है, इलेजिटिमेट है कि लेजिटिमेट है, उससे मतलब नहीं है। दोनों में से कोई पेरेंट, माता या पिता दोनों में से कोई है, वो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ठीक है। और उनका जो लालन पोषण है वो हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है, तो उसको हिंदू मान लिया जाएगा। इसमें सोनिया संजय गांधी वाला केस हम बताए थे, मेनका गांधी वर्सेज इंदिरा गांधी, इस वाला केस। उसके बाद आपका कह रहा है कि कोई पर्सन जो है वो रिकन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है या रिकन्वर्टेड है, और लास्ट में वो हिंदू बने हुए हैं। जैसे मुस्लिम से कन्वर्ट होकर हिंदू में आ गए, क्रिश्चियन से कन्वर्ट होकर हिंदू में आ गए, वो हो गया। और दूसरा मान लीजिए हिंदू थे, मुस्लिम हुआ, फिर जाके हिंदू हो गए, तो उस केस में भी यही एक्ट लागू होगा, ठीक है। इसके बाद आपका कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, 366 आर्टिकल 366 के क्लाउज 25 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जनजाति, उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। उन पे कब लागू हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू बता दे कि आप पे ये एक्ट लागू हो रहा है, कोई ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन निकाल दे, तब लागू हुआ। और लास्ट में कह रहा है कि अगर कोई आदमी है जो कि हिंदू तो नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उस पर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, तो उस पे यही एक्ट अप्लाई करवा देंगे हम लोग, ठीक है। इसको हिंदू मनवा मान लिया जाएगा वर्च्यू ऑफ इस सेक्शन के, और ये एक्ट लागू करवा दिया जाएगा।
ठीक है। अब उसको अगर नहीं करवाना है इस एक्ट से अपने आप को गाइडेड, तो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा कि आप साबित करो कि आप पे दूसरा एक्ट लागू होना चाहिए। ठीक है। ऑलमोस्ट सबका ही था, खाली कुछ चेंजेस था चारों एक्ट में, थोड़ा थोड़ा चेंज था। आओ सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज में आएंगे। डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहा है, इंटरप्रेट करेंगे अपन क्या है। पहला क्या कह रहा है, एग्नेट। क्या होता है एग्नेट? एक सेकंड। एग्नेट किसको कहेंगे? द वन इज सेड टू बी एग्नेट, ठीक है, ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल। या होली थ्रू मेल को अंडरलाइन कर लो, गोत्रज। ठीक है। हम बताएं कि कोई व्यक्ति अडॉप्टेड हो जाता है तो उसका गोत्र, और शादी के बाद गोत्र जो होता है वो उसके पुराने फैमिली से चेंज होकर नए फैमिली वाला मान लिया जाता है। गोत्र जिसका हिंदी होता है एग्नेट का। ठीक है। होली थ्रू मेल, एक दूसरे से, या तो वो अडॉप्टेड रिलेशन है या ब्लड रिलेशन है, मतलब सगे हैं या अडॉप्टेड है, और वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? मेल के थ्रू, होली थ्रू मेल के थ्रू। ठीक है। मेल क्या होता है समझो। जैसे ये एक्स है, ठीक है, उसके चाचा का जो बेटा या बेटी जो भी है, बेटा बेटा मान लेते हैं, बेटा ही है, तो सॉरी भाई, ये एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड है? चाचा के थ्रू रिलेटेड है। और ये चाचा चाचा जो है वो मेल है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एग्नेट। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक्स है, वो ना, चाचा फीमेल कैसे हो जाएगा? तो ये एग्नेट कहलाएगा। ठीक है। कॉग्नेट समझो क्या होता है। ये एक्स है, हाँ, ठीक है, इस दोनों में रिलेशन जो है वो किसी मेल मेंबर के थ्रू स्टैब्लिश है, तब ये कहला रहा है कि एक दूसरे का एग्नेट है। ठीक है। कॉग्नेट समझो क्या होता है। एक्स है, उसकी ना, उसके पापा के पापा के नानी का लड़का। ठीक है। एक्स और उस लड़के में क्या रिलेशन हो जाएगी? वही क्या, एक्स और उस लड़के में कहलाएगा, देखो यहाँ पर एक जो है ये भी है, एक है फीमेल है। ठीक है। तो जहां पर भी फीमेल घुस गई तो वो कॉग्नेट कहलाता। तो ये बॉय और एक्स में आपस में रिलेशन कॉग्नेट है। ठीक है। समझ में आया? अगर चेन में कहीं भी एक बार फीमेल घुस गई तो वो कॉग्नेट कहलाएगा। और होली मेल चलते जा रहा है, पापा के, दादा के, नाना के, ऐसे करके जा रहा है, मेल मेंबर से थ्रू जा रहा है, तो उस टाइम वो एग्नेट कहलाएगा। एग्नेट क्या होता है और कॉग्नेट क्या होता है समझ में आ गया? एक्स के चाचा के लड़का है, तो इसको अभी जो टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं वो क्या बोलेंगे? एग्नेट बोलेंगे, कॉग्नेट बोलेंगे? एक्स के चाचा का लड़का और एक्स के चाची का लड़का है तो क्या बोलेंगे? एग्नेट बोलेंगे, कॉग्नेट बोलेंगे? और कोई ऑप्शन? हाँ, लेकिन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस हो जाएगा। हम बोले ना कि रेफरेंस अगर चाचा का दे है तो बोलेंगे कि ये इसका एग्नेट है, और ये इस चाची घुस गई तो बोलेंगे कॉग्नेट है। लड़कवा एक के है, ये चाचा का लड़का और चाची का लड़का एक के है, लेकिन हम चाचा के लड़का के थ्रू रेफरेंस दे रहे हैं तो बोलेंगे कि एग्नेट है, और चाची के लड़का के थ्रू जब रेफरेंस दे रहे हैं तो बोलेंगे कॉग्नेट है। डिफरेंस समझ में आया? कस्टम और यूजेस हम बता चुके हैं बहुत बार, हम नहीं बता सकते हैं, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। ठीक से आगे आ जाओ। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड, बताओ।
मदर और फादर बच्चा के सेम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फुल ब्लड। ठीक है, फादर एक है और इस मदर से एक बच्चा है और इस मदर से एक बच्चा है, तो ये आपस में हाफ ब्लड है, हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस। ठीक है, और मदर एक है, इस फादर से एक बच्चा है और इस फादर से एक बच्चा है। ठीक है, तो ये यूट्राइन ब्लड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सक्सेशन 18 से 28 है। पहले सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन कैसे होगा, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या प्रोविजंस है। कुछ प्रोविजंस है जो हर जगह अप्लाई होंगे, तो पहले उसी प्रोविजन को हम लोग पढ़ना चाहेंगे, तब ना समझेंगे कैसे बांटे। तो पहला इसमें सेक्शन 18 जो है वो इस बात का डिक्लेरेशन दे रहा है कि जो फुल ब्लड है उसको प्रिफर्ड किया जाएगा हाफ ब्लड के ओवर। ठीक है, जो फुल ब्लड है उसको हरदम प्रेफर्ड किया जाएगा हाफ ब्लड के ऊपर। कब? इफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज सेम। अगर फुल ब्लड और हाफ ब्लड में सेम नेचर का रिलेशनशिप है तो उस टाइम पे फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिल जाएगी हाफ ब्लड के ऊपर। ठीक है, ये एक डिक्लेरेटरी डिग्री है, बस वो मेरे लिए डिक्लेयर कर रहा है। इसका काम जहां पड़ेगा हम बताएंगे कि कहाँ है। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर सारे दूसरे सर्कमस्टांसेस जो है, रिलेशनशिप का नेचर जो है वो सेम है, तो उस केस में फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिल जाएगा हाफ ब्लड के ऊपर। इस सेक्शन समझ में आ गया? सेक्शन 19 बहुत अच्छा से समझना। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा शेयर जो सक्सीड करने वाले हैं प्रॉपर्टी को इंटेस्टेट का, तो दो रूल को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला रूल है कि पर कैपिटा हम लोग प्रॉपर्टी को बांटेंगे, ना कि पर स्ट्राइक। ठीक है, पहला क्या बोला है, प्रॉपर्टी का जब डिवोल्यूशन होगा तो पर कैपिटा हम लोग बांटेंगे, ना कि पर स्ट्राइक। और ये अगर कहीं पर लिख दिया है कि आप पर स्ट्राइक प्रॉपर्टी बांटिए तब तो पर स्ट्राइक बटेगा, अदरवाइज पर कैपिटा बटेगा। क्या होता है बता रहे अभी। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है? लिखा, अगर नहीं लिखा है तो प्रॉपर्टी को पर कैपिटा बांटिए, और एक्सप्रेसली लिख दिया है तो पर स्ट्राइक बांटिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कह रहा है कि टीनेंट इन कॉमन बांटिए, ज्वाइंट टीनेंट की तरह नहीं बांटिए। ठीक है, दोनों समझिए अब क्या होता है पर कैपिटा और पर स्ट्राइप क्या होता है। पहले पहले पर स्ट्राइप समझिए क्या होता है। ठीक है, टीवी बंद करो ना, किसका है? पर स्ट्राइप, बहुत फोकस हो जाओ। पर स्ट्राइप का मतलब होता है बाई ब्रांच के थ्रू बांटना, बाई ब्रांच। ठीक है, या फिर बाय राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पर स्ट्राइप का मतलब होता है बाय ब्रांच के थ्रू बांटिए या राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बांटिए। एक डी है, डी मतलब डिजीज, ये व्यक्ति है और ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम हरदम मानेंगे कि ये एक यूनिट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। मैथ बनाते थे ना, तो उसमें एक जगह 100 रुपया मानते थे ना हर जगह, तो उसी तरह ये एक यूनिट होल्ड कर रहा है। इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन एक है। इसके तीन बेटे हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो इसको कितना प्रॉपर्टी मिलना चाहिए? पहला बेटा को प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा होगा, तो इसको मिलेगा 1/3, 1/3, 1/3। अब इसके भी 3 बच्चे हैं,
ठीक है, तो इसको कितना मिलेगा, 1 बाई कितना बोलो, 3 बच्चा है ना, तो ये प्रॉपर्टी इसको कितना मिला है, 1/3 मिला है, और 3 बच्चा है तो 1/3 हो जाएगा, यानी इसको मिलेगा 1/9, इसको मिलेगा 1/9, इसको मिलेगा 1/9, इसको मिलेगा 1/9, इसका 2 बच्चा है मान लो, तो इसको मिलेगा 1/3 इंटू 1/2, यानी इसको मिलेगा 1/6 और इसको मिलेगा 1/6। समझ में आया, ये होता है पर स्ट्राइप डिवीजन। इसमें कोई मर गया या नहीं मरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मर गया तब पर भी इसके बच्चे को 1/6 ही मिलेगा, ठीक है, 2 बच्चा है और ये मर गया तब पर भी इसको 1/6 मिलेगा। इस टाइप के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं पर स्ट्राइप डिवीजन। पर कैपिटा क्या होता है, ठीक है, कैपिटा मतलब होता है हेड, तो पर हेड कैसे प्रॉपर्टी बटेगा, जितना सर दिख रहा है उतना प्रॉपर्टी बांट देंगे। मान लो पर कैपिटा को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, पर कैपिटा एक होता है पर कैपिटा टू चिल्ड्रेन, पर कैपिटा टू चिल्ड्रेन, एक होता है पर कैपिटा टू डिसेंडेंट, ठीक है, पहले पर कैपिटा टू चिल्ड्रेन समझो क्या होता है। अगर डी जो है वो बोल के मरता है कि मेरे जानने के बाद, या फिर यहाँ का लॉ है वो कहता है कि इसके जानने के बाद इसका प्रॉपर्टी जो है वो पर कैपिटा टू चिल्ड्रेन बचेगा, बटेगा, तो देखो क्या हो रहा है, इस आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है, अभी हम बेटा ही लेके चल रहे हैं, ये पहला बेटा जो है उसको कितना मिलना चाहिए था, इस पहले बेटे को 1/3 मिलना चाहिए था, इसको भी 1/3 मिलना चाहिए था, और इसको भी 1/3 मिलना चाहिए था, ठीक है। अब इसके 2 बेटे हैं, ठीक है, तो रूल के हिसाब से क्या मिलना चाहिए था, इसको 1/6 मिलना चाहिए था और इसको 1/6 मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि अभी ये जिंदा ही है और ये मर गया, ठीक है, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, ये मर गया उसके बाद बंटवारा हो रहा है, और इसने कह रखा है कि प्रॉपर्टी जो बटेगा वो पर कैपिटा टू चिल्ड्रन बटेगा, तो इसके चिल्ड्रन कितने हैं अभी, ये तो मर गया तो इसका शेयर खत्म हो गया, यानी अब इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके चिल्ड्रन नहीं है, ये इसके चिल्ड्रन है। अब इसको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा और 1/2 मिलेगा, समझ में आया? आधा आधा बट जाएगा दोनों प्रॉपर्टी, ये होता है पर कैपिटा टू चिल्ड्रन, ठीक है, जो जिंदा है दो ही ना आगे जिंदा है, तो जो जिंदा है उतना प्रॉपर्टी बच जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है पर, ये समझ में आया, इस पर्सन ने कह रखा है कि इसका प्रॉपर्टी या फिर इस पे जो लॉ लागू होता है उसके हिसाब से पर कैपिटा टू चिल्ड्रन के हिसाब से इसका प्रॉपर्टी डिवोल्यूशन होने जा रहा है, और ये पर्सन पहले मर चुका है इस पर्सन के, ठीक है, और इसका 2 चिल्ड्रन बोल रहा है, ठीक है, टीओ 2 चिल्ड्रन, तो इसको तो कुछ मिला ही नहीं, जब इसको मिलेगा ही नहीं तो इसके बच्चे को भी कुछ नहीं मिलेगा, और ये प्रॉपर्टी हाफ हाफ में ही बट जाएगा, ये डिवीजन होता है पर कैपिटा टू चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे ही बटता है पर कैपिटा टू चिल्ड्रन। अब दूसरा में आओ, पर कैपिटा टू डिसेंडेंट, जितने डिसेंडेंट है उसमें कैसे बैठेगा, मान लो डिसेंडेंट वाला बता रहा है, ठीक है? ये मिस्टर एक्स है, डी है, सॉरी डी मारो, ये डी है, ठीक है, इनके 3 बेटे, ठीक है, तो इन तीनों को कितना मिलना चाहिए, 1/3, 1/3, 1/3 मिलना चाहिए। अब इसके 2 बेटे, तो इसको 1/6 और 1/6 मिलेगा, जो रूल है जनरल। हम कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी जो है वो अब बटेगा पर कैपिटा टू डिसेंडेंट, ठीक है,
और ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये मर चुका है। कब मर चुका है? प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होने से पहले। ये अभी जिंदा ही है, ये मर गया है। ठीक है, तो कल को जब इसका प्रॉपर्टी बटेगा तो नया इसका हायरार्की कैसे बटेगा? क्योंकि इसमें कह रखा है कि जितने डिसेंडेंट उतने बढ़ना है। तो डिसेंडेंट गिन लीजिए, 1 2 3 4, सबको मिल जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4, ऐसे बढ़ता है। ये हो गया पर कैपिटा टू डिसेंडेंट। समझ में आया? अब 18 वो क्या कर रहा था, हाँ सॉरी 19 जो था वो क्या कर रहा था कि जब प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा और वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो कैसे बांटेंगे? पर कैपिटा बांटेंगे। ठीक है, पर स्ट्राइप नहीं बांटेंगे। और अगर लिख दिया है तो पर स्ट्राइप बांटेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? कि प्रॉपर्टी जो है वो टीनेंट इन कॉमन की तरह बटेगा, टीनेंट ज्वाइंट टीनेंट की तरह नहीं। ठीक है, टीनेंट इन कॉमन मतलब क्या है कि अपना अपना हिस्सा आप अपने हिसाब से लीजिए, आपका हिस्सा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मान सकता। टेनेंट इन कॉमन मतलब अपना अपना शेयर जो है वो आप ही को मिलेगा, आपको रिप्रेजेंट करने दूसरा आदमी नहीं आएगा। ठीक है, और ज्वाइंट टीनेंट में कह रहा है कि आप नहीं है तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वो आदमी आ जाए। तो कह रहा है कि हम टीनेंट इन कॉमन को मानेंगे, टीनेंट इन ज्वाइंट टीनेंट को नहीं मानेंगे। ठीक है, मतलब आपका अपना हिस्सा आप खुद लीजिए, आप किसी और के थ्रू रिप्रेजेंटेशन बना के अपना हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 20 का है राइट ऑफ चिल्ड्रन इन द वूम। माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो उसका क्या राइट है? तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, और ये गर्भ कब आ गया? गर्भ में कब आ गया? जो आदमी का प्रॉपर्टी बटने वाला है उसके डेथ होने से पहले वो गर्भ में आ चुका है। कोई आदमी मर गया तो मरने के बाद उसका बच्चा किसी और के गर्भ में थोड़े आ पाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मरने से पहले ही बच्चा जो है वो गर्भ में आ गया, उम में आ चुका है। ठीक है, उस केस में, और बच्चा बच्चा उसके पेट में आ गया और वो आदमी मर गया, उस केस में अगर बच्चा जिंदा जन्म ले लेता है, ठीक है, तो उसको इनहेरिटेंस का राइट मिल जाएगा। ठीक है, और उसको राइट किस दिन से मिलेगा इसको समझो। मार्च में मान लीजिए कि 10 मार्च को ये फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, जनवरी में, मार्च, अप्रैल में 10 अप्रैल को उसका हस्बैंड जो है वो डेथ कर गया। ठीक है, 10 अप्रैल को वो मर गया और बच्चा 9 महीना बाद जन्म लेगा। मार्च प्लस 9 महीना बाद जन्म ले लिया और ये जिंदा पैदा ले लिया। ठीक है, तो इस बच्चा का राइट जो है इसके प्रॉपर्टी में है, क्योंकि जब इसके मरने से पहले ये बच्चा गर्भ में आ चुका था। ठीक है, तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक नॉर्मल, मतलब एक जिंदा बच्चा था पहले। किस दिन से मानेगा? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन इसका ये राइट आया, कि जिस दिन ये की थी, मतलब प्रेग्नेंट हुई थी उस दिन राइट आया था, कि जिस दिन ये मरा था उस दिन राइट आ गया? ये माना जाएगा बाय लॉ के थ्रू कि जिस दिन ये मरा है बैक डेटेड में जाके इसको उसी दिन से राइट है। ठीक है, वो बच्चा अभी बाहर भी नहीं निकला था, गर्भ में ही था, लेकिन ये इस सेक्शन के वर्च्यू के तौर पर मान जाएगा कि जिस दिन मरा है उसी दिन ये बच्चा वहां पर है उसके हिस्सा लेने। यही आपका सेक्शन 20 का रहा। ठीक है, देखो यहाँ कह रहा है इनहेरिटेंस शैल बी डीम्ड टू बी वेस्ट इन सच ए केस with effect from date of the death of intestate। किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन से वो आदमी मरा है उसी दिन से माना जाएगा। सेक्शन 21 एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहा है, अगर साइमल्टेनियसली डेथ हुआ, दो बेटा है, एक फैमिली में दो भाई है और दोनों साथ में, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों साथ में मर गया, या फिर किसी कारणवश ये पता नहीं चल जा रहा क्या पा रहा है कि कैसे मरा, मतलब कौन पहले मरा है कौन बाद में मरा है,
एक्सीडेंट में मर गया हो दोनों एक साथ, तो ये तो प्रिजम्पशन करवाना मुश्किल है ना। दोनों एक साथ कार में जा रहा है, दोनों एक साथ मर गया, तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन पहले मरा कौन बाद में। तो ये कह रहा है कि ऐसे टाइम में जब उसके कौन पहले मरा है कौन बाद में मरा है ये नहीं पता चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि जो यंगर है, जो छोटा है, ठीक है, वो बाद में मरा है और बड़ा जो है वो पहले मर गया। ठीक है, क्या प्रिजम्पशन हो रहा है? द यंगर सर्वाइव द एल्डर। बहुत सिंपल सा है। और यहाँ पर बोला है कि अनलेस द कंट्ररी इज प्रूव, मतलब आप चाहें तो सबूत देके इसके कॉन्ट्रारी में प्रूफ कर सकते हैं। कोर्ट ये मान के चलेगी कि बड़ा पहले मर चुका है और छोटा बाद में मरा है। निकाल लो, देखो क्या कह रहा है। प्रिफरेंशियल राइट टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस। किसको प्रेफरेंस मिलेगा अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है? मुस्लिम में राइट ऑफ प्रिजम्पशन है था, उसी से मिलता जुलता एक प्रोविजन है यहाँ पर हिंदू में भी है का। कह रहा है कि अगर इस एक्ट के आ जाने के बाद, आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई इंटरेस्ट है इमोवल प्रॉपर्टी में या फिर कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उस पे अगर वो प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है तो उस केस में सबसे पहले क्लास 1 में जो एयर है, जो शेड्यूल में क्लास 1 में एयर है, उनको राइट मिलेगा कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करे। मान लो कि दो भाई का इक्वेशन समझो, दो भाई का प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, एक घर है और बंटवारा हुआ था, तो एक तल्ला पे छोटका भाई मिल गया और दो तल्ला ऊपर वाला तल्ला पे बड़का भाई को मिल गया। ठीक है, बंटवारा हो गया। तो कल को ये दोनों में से कोई एक आदमी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, किराया लगाना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले वो आएगा इसके पास। नीचे वाला अगर बेचना चाह रहा है तो सबसे पहला राइट जो है वो ऊपर वाला के पास बनेगा। ठीक है, जो क्लास 1 में है उनका राइट बनेगा कि सबसे पहले वो उनके पास जाए कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, कि आप खरीदना चाह रहे हैं, तो कहेगा हम खरीदना चाह रहे हैं, और दोनों में तो लड़ाई हो रहा है, तो काहे उसको बेचेगा? और कहेगा लाओ फिर इतना बेच लो, 50 लाख का है, कहेगा 100 लाख लो। ठीक है, पहले राइट समझ में आ गया ना? जो क्लास 1 के आदमी है उन्हीं को राइट है कि वो पहले लेंगे। क्लास 1 में लिस्ट है पीपल्स का, कौन क्लास 1 आएगा, ये है, ठीक है, उसी लिस्ट में जो है उन्हीं को पहला राइट है। दूसरा कहता है कि अगर कंसिडरेशन पे कोई बात नहीं बन रहा कि कितना पैसा में दिया जाए और कितना पैसा नहीं लिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट डिसाइड कर देगी कि आप इतना इतना में बेच दो। ये बाइंडिंग नहीं रहेगा, कोर्ट के पास बस एक डिक्लेरेटरी डिग्री आएगा कि कोर्ट ने अपने हिसाब से डिवाइड कर ली। अब मान लो कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 50 लाख में बेचो दो भाई, उसके बाद भी जिसका नहीं है जिसका प्रॉपर्टी है वो नहीं बेचने को तैयार, तो कोर्ट जबरदस्ती नहीं करवा सकती है। ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी जाने का खर्चा तो हो गया ना, तो ये खर्चा किसके ऊपर आएगा? तो कह रहा है कि जिस पर्सन ने एप्लीकेशन डाला है कोर्ट में कि आइए कोर्ट में बात करते हैं, उस पर्सन को सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन ये कह रहा है जो भी पर्सन कोर्ट का दरवाजा खटखटाए वही खर्चा भरे। ठीक है, दोनों सेक्शन समझ में आ गया। तीसरा सेक्शन कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा क्लास 1 एयर है, 3 भाई है, सपोज दैट 3 भाई है, ठीक है, ये 3 तल्ला मकान है और 3 भाई है, और ये वाला बेचना चाह रहा है, ये कहता हम भी खरीदेंगे, ये कहता हम भी खरीदेंगे, ठीक है, तो किसको दिया जाए? तो कह रहा है कि जो हाईएस्ट कंसिडरेशन देगा उसको दे देंगे, दोनों में से जो ज्यादा पैसा देगा उसको देंगे। ठीक है, तो तीसरा यही कह रहा है कि जो ज्यादा पैसा देगा वो उसको मिलेगा, लेकिन ये ध्यान देना कि बोली नहीं लगवाएगा, मतलब कंसिडरेशन करा रहा है, बोली नहीं लगवा रहा है। ठीक है, और ये जो कह रहा था कोर्ट जाएंगे, यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर पैसा पे नहीं मान रहा है, तो कहेगा कौन से कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा? तो कह रहा है इमोवल प्रॉपर्टी है ना,
तो इनवॉल्व प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है उसी कोर्ट का आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 24 समझ में आ गया। चलिए सेक्शन 25 में ये करो, मर्डरर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। जो मर्डरर है वो डिस्क्वालिफाइड है इनहेरिटेंस करने के लिए। देखो एक पर्सन है, ठीक है, वो कमिट कर रहा है मर्डर का, अपने बाप को मार दिया कि बाप मरेगा तो हमको उसका प्रॉपर्टी मिलेगा, या फिर वो अबेटमेंट कर रहा है फॉर द कमीशन ऑफ मर्डर। आईपीसी में अबेटमेंट है 107 से 119 तक, ठीक है ना। तो मर्डर कर रहा है, मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड और अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दोनों हो जाएगा। 299, 300 और 107 से 119, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑफेंस करा हो तो वो पर्सन जिसने किया है वो इनहेरिटेंस लेने से उसको इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिलेगा। अपने बापे को मार दे रहा है तो उसको दे दे, उसका जायदाद नहीं, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया या उसने अब कर दिया, ठीक है। ये बाप का लिमिट नहीं है ना, जिसका भी प्रॉपर्टी उसको मिलने वाला था, भाई बहन जो भी है, चाचा भतीजा, सबके पर्पस के लिए वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। थ्रू मिलने वाला था, हमको इसी व्यक्ति से इनहेरिटेंस के थ्रू ये प्रॉपर्टी मिलने वाला है और हम इसी व्यक्ति को मारे तब हम डिस्क्वालिफाइड है। हम दूसरे व्यक्ति को मार रहे हैं तो हम इसके प्रॉपर्टी जो हमको इनहेरिटेंस से मिलने वाला था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है। हम सिर्फ मर्डरर है इसलिए हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है, हम उस व्यक्ति के मर्डरर हैं जिसका प्रॉपर्टी हमको मिलने वाला था, उस व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हम जान रहे थे कि यहाँ फंसोगे। चलो उसके बाद कह रहा है कि मर्डर, हाँ बोलिए, कह रहा है कि मर्डरर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसका बच्चों को भगा दे, उसका बच्चा को अगर मिलने वाला था, उसने मर्डरर ने, जो मर्डरर है उसके बच्चे भी तो होंगे, तो उनको भी डिस्क्वालिफाइड कर दे। तो कह रहा नहीं, उसके बच्चे जो है वो सब डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं जो उसके लिए प्रॉपर्टी में थे वो उसके बच्चे हैं, सिर्फ इस बात से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। ये जो है अफेक्ट नहीं करेगा राइट ऑफ असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द मर्डरर की, ठीक है। चलिए 25 समझ में आ गया, 26 में आ जाए। 26 कह रहा है कि जो कन्वर्टेड डिसेंडेंट है वो डिस्क्वालिफाइड होंगे। एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और ये कन्वर्जन कर लिया, ये एक्स का दो बेटा है, ठीक है, उसमें एक ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, एक अपना हिंदू बना हुआ है, तो ये व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा इनहेरिटेंस के लिए, क्या हो जाएगा ये व्यक्ति इनहेरिटेंस के लिए। ये व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड कर दो, आर्टिकल 25 का वायलेशन कर दो। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम टू रिलीजन, अपने हिसाब से आप अपना रिलीजन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसका वायलेशन नहीं हो जाएगा कि अपने हिसाब से अपना रिलीजन चुन रहे तो इसके लिए हमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है। ये व्यक्ति को नहीं कर रहा है, इसके जो डिसेंडेंट है उनको डिस्क्वालिफाइड कर रहा है। पढ़िए सेक्शन, कह रहा है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद या पहले अगर कोई पर्सन अब हिंदू नहीं रहा, सीज टू कन्वर्ट हिंदू हो गया, ठीक है, कन्वर्ट कर गया दूसरे रिलीजन में, तो चिल्ड्रेन बोर्न टू हिम, जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि प्रॉपर्टी अभी बटा नहीं है और उसके बाद उनका कोई बच्चा जो है वापस से उसी धर्म में आ गया तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, समझिए। ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का दो बेटा है, एक मुस्लिम बन गया, एक हिंदू ही है। अब ये मुस्लिम जो बन गया उनके एक बच्चा है जो हिंदू धर्म अपना लिया और एक बच्चा है जो हिंदू धर्म से इसका लालन पालन हुआ है, ठीक है, और इसकी बीवी जो है वो हिंदू ही है।
तो जब इसका प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा तो इसको मिलेगा हिस्सा, इसको तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट है कि नहीं है? इसको मिलेगा ना हिस्सा। और ये क्या है कि हिंदू बाप का है लेकिन इसने, सॉरी मुस्लिम बाप का है लेकिन इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सक्सेशन के टाइम पे वो चाइल्ड जो है वो हिंदू हो गया, ठीक है, तो उसको मिल जाएगा, तो इसको भी मिल गया। और कह रहा है कि इसको मिलेगा कि नहीं, तो ये एक एक माता पिता में से एक हिंदू है ना, और इसका लालन पोषण अगर हिंदू धर्म से हुआ है तो इसको भी मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्या ज्यादा? कह रहा है कि मिस्टर एक्स, ठीक है, इसके मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक ने कन्वर्जन करके मुस्लिम बन गए, एक हिंदू ही है, तो इस सेक्शन के हिसाब से इसको भी राइट है प्रॉपर्टी में, इसको भी राइट है। कन्वर्जन कर लिया है इसके कारण से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बच्चे जो हैं वो किस धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों दूसरे रिलीजन में है, हिंदू नहीं है, तब उनको कुछ नहीं मिलेगा। और उनके बच्चे अगर इनके मृत्यु से पहले वापस हिंदू से कन्वर्ट हो गए, हिंदू में कन्वर्ट हो गए, दादा के रिलीजन को मान लिए, ये दोनों में से कोई भी हिंदू में कन्वर्टेड है वापस, तो या फिर इसको सेक्शन 2 के हिसाब से हिंदू समझा जा रहा है, तो इनको राइट रहेगा। अगर नहीं है, कोई और धर्म में माना जा रहा है, तो इनको राइट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन बोर्ड आप समझ में आया? अगर कोई पर्सन जो है वो मर गया है, ठीक है, इनहेरिटेंस करने से पहले ही मर गया, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को उसमें डिवॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, सॉरी ये नहीं कर रहा, हम गलत बता रहे हैं, ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो गया, डिस्क्वालिफाइड कब हो गया बताए अभी हम, कि कन्वर्जन कर दिया तो वो डिस्क्वालिफाइड है प्रॉपर्टी करने लेने से। तो अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो हम मान लेंगे कि वो पर्सन जो है वो बंटवारा होने से पहले ही मर गया था, ठीक है, और बंटवारा होने से पहले मर जाएगा, तो उसका प्रॉपर्टी कैसे बटेगा वो हम लोग देखेंगे आगे। खाली ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो गया किसी भी रीजन के कारण से, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि वो हिंदू से कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गया है, तो उसका बाल बच्चा अगर मुस्लिम ही रह गया तो वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे, तो हम लोग को तो कैलकुलेशन करना ना, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी के बंटवारा से पहले वो आदमी मर गया था, और उसके बाद जैसे प्रॉपर्टी बंटता है वैसे बांट देंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद कह रहा है कि कोई आदमी जो है वो बीमार पड़ गया है, किसी टाइप का डिफेक्ट आ गया है, लंगड़ा लुल्ला हो गया है, या फिर डिफॉर्मिटी हो गया है। डिफॉर्मिटी मतलब अपना कन्वर्जन कर लिया, फॉर एग्जांपल हिंदू से मुस्लिम हो गया, ठीक है, तो इसी ग्राउंड पे सिर्फ उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं कर दिया जाएगा। तो ये बताए ना कि जो व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा है उसका राइट बना रहेगा। तो कोई बीमार व्यक्ति है, डिफेक्ट है उसमें, लंगड़ा लुल्ला है, या फिर डिफॉर्मिटी है किसी टाइप का, तो ये कोई कारण नहीं है कि हम उसको जायदाद से बेदखल कर दें, ठीक है। बस 28 तक ही रहने दो, ठीक है, 28 तक आज रहने देते हैं, 29 30 कल करवा के फिर उसके बाद 5 से शुरू करेंगे।